ओके भाई, तो देखो हम जो करने वाले हैं वो है हमारा के नियरेस्ट नेबर्स। के नियरेस्ट नेबर्स के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ज्ञान दे देंगे तुम लोगों को इस एल्गोरिथम के बारे में। सो बेसिकली ये कैसा टाइप का एल्गोरिथम है पहले ये समझना पड़ेगा। सो ये हमारा नहीं, सबसे पहले ये आता है कि क्या ये सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है या ये अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है। सबसे पहले एकदम बेसिक से चलेंगे, ठीक है, बेसिक से एडवांस तक भागेंगे। पहले ये बताओ सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज। तो केएनएन हमारा दोनों हो सकता है, ये सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम भी हो सकता है, अनसुपरवाइज लर्निंग भी हो सकता है। ये टास्क के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग केएनएन को रिग्रेशन टास्क में यूज़ करते हैं, केएनएन को अगर हम लोग रिग्रेशन टास्क में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये कैसा एल्गोरिथम बन जाएगा, सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम। क्यों? क्योंकि रिग्रेशन टास्क के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लेबल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेबल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लेबल प्रेडिक्ट करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम। और अगर हम लोग केएनएन को क्लस्टरिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लस्टरिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो ये बन जाएगा तुम्हारा अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है, तभी बन जाएगा अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम। इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, सुपरवाइज्ड। ओके, अगर हम लोग रिग्रेशन टास्क के लिए या लेबल प्रेडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं केएनएन को, तो ये बन जाएगा सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम। और अगर अनसुपरवाइज में करते हैं क्लस्टरिंग में, तो ये बन जाएगा अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग जो देखेंगे ये तो हमें समझ में आ गया। अभी केएनएन जो है हमारा लेज़ी लर्निंग एल्गोरिथम है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। केएनएन जो है ये हमारा लेज़ी लर्निंग एल्गोरिथम है। सर आप लेज़ी लर्निंग से आप क्या कहना चाहते हो, लेज़ी लर्निंग एल्गोरिथम आप कैसे क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये बेसिकली जब तक क्लासिफिकेशन का टास्क स्टार्ट नहीं होता है तब तक वो डेटा को कुछ नहीं करता है, ठीक है। जब तक क्लासिफिकेशन का टास्क शुरू नहीं होता तब तक वो डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। तो इसलिए मैं इसको बोल देता हूँ, इट डज़ नॉट डू एनीथिंग with the data until process of classification begins, ठीक है। जब तक क्लासिफिकेशन का प्रोसेस चालू नहीं हो जाता तब तक ये डेटा के साथ कुछ नहीं करता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, लेज़ी लर्निंग एल्गोरिथम कहते हैं। इसी अप्रोच को भी हम बोलते हैं लेज़ी लर्निंग अप्रोच। क्यों इसको लेज़ी लर्निंग बोलते हैं? क्योंकि जब तक तुम्हारा काम स्टार्ट नहीं हो रहा है तब तक हम काम करेंगे भी नहीं, ठीक है। जब तक हमें काम करने को बोला नहीं जा रहा है तब तक हम काम करेंगे नहीं, इसीलिए इसे हम लोग लेज़ी लर्निंग एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा एक बात क्या है, ये क्या है, ये नॉन पैरामीटर बेस्ड एल्गोरिथम है, ठीक है। केएनएन को कोई पैरामीटर्स की ज़रूरत नहीं होती, इज़ नॉन पैरामीटर बेस्ड एल्गोरिथम, नॉन पैरामीटर बेस्ड एल्गो। इसका मतलब क्या है, केएनएन में हमें पैरामीटर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, हमें पैरामीटर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती केएनएन में, ठीक है। तो केएनएन के लिए कोई पैरामीटर्स की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब पैरामीटर का मतलब आपका कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं होती। नॉन पैरामीटर बेस्ड एल्गोरिथम है, मतलब इसको पैरामीटर्स की ज़रूरत नहीं होती है। और भी अगर मैं इसको डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा केएनएन एल्गोरिथम है, केएनएन एल्गोरिथम does not need any relationship, ठीक है, any relationship between the dependent variable and independent variable। मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं होती है केएनएन एल्गोरिथम को, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओके, ये बात है। फिर ये क्या है, नेक्स्ट एक दूसरे टाइप का एल्गोरिथम है, ये एक इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग एल्गोरिथम है, ठीक है। KNN इज़ एन इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग एल्गोरिथम। अब इसका मतलब क्या है, अच्छा इसके पहले मैं तुम्हें एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो है कि देखो तुम लोग क्लासिफिकेशन तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन से भी कर सकते हो। अगर तुम्हें क्लासिफिकेशन ही करना है तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो इनफ है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो इनफ है। क्यों लॉजिस्टिक रिग्रेशन तुम्हारा इनफ है? क्योंकि देखो अगर मैं बाइनोमियल क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन से तुम कर सकते हो, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है ये एक पैरामीटराइज्ड एल्गोरिथम है,
ठीक है। पैरामीटराइज्ड एल्गोरिदम है, यानी ये एज्यूम करता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन है। सो ये पैरामीटराइज्ड एल्गोरिदम है, इसका मतलब ये एज्यूम कर लेता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ ए फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोई ना कोई रिश्ता तुम्हारा ज़रूर है, ठीक है। ये लीनियर रिलेशनशिप या क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप कैसा भी हो, मतलब एक रिलेशनशिप होना चाहिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में, लॉजिस्टिक रिलेशन में। लेकिन KNN में ऐसा कुछ नहीं है कि रिलेशन हो ना हो, उसको जाट कुछ फर्क पड़ता है उससे, ठीक है, ये समझना है। नेक्स्ट क्या है, एक चीज़ समझ लेना इसके बाद। नेक्स्ट एक बात है, KNN क्या है, एक इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग एल्गोरिदम है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इज़ एन इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग एल्गोरिदम। अब तुम बोलोगे यार ये इंस्टेंस बेस्ड का क्या मतलब है। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा एक अर्थ ये हो सकता है लेज़ी लर्निंग एल्गोरिदम, ठीक है, लेज़ी लर्निंग एल्गोरिदम। अब एक बात तुम हमें ध्यान से बताना, लेज़ी लर्निंग एल्गोरिदम काम कैसे करता है। किसी भी एल्गोरिदम को अगर हमें ट्रेन करना है, या किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को अगर हमें ट्रेन करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ट्रेनिंग डेटा सेट रहना चाहिए, ठीक है, ट्रेनिंग डेटा सेट रहना चाहिए। और क्या रहना चाहिए, टेस्टिंग डेटा सेट रहना चाहिए। ट्रेनिंग डेटा सेट से हम क्या करते हैं, मॉडल को ट्रेन करेंगे, और टेस्टिंग डेटा सेट से हम क्या करेंगे, मॉडल को इवेलुएट करेंगे कि कितना बढ़िया है। और बीच में और एक सेट रहता है, उसे हम बोलते हैं वैलिडेशन सेट, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, वैलिडेशन सेट की हमें अलग से ज़रूरत नहीं, कभी कभार ही होती है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तब हम एक वैलिडेशन सेट बना सकते हैं, और अगर हमारे पास वैल्यूज़ कम है तब हमें ट्रेनिंग डेटा सेट में से ही वैल्यूज़ ले लेके बनाना होगा वैलिडेशन सेट। अब हमें ये तो पता होता है कि कोई ना कोई जो मशीन लर्निंग का मॉडल है वो किसी एल्गोरिदम के ऊपर ही ट्रेंड होता है। जैसे मान लो हमारा जो मशीन लर्निंग का मॉडल है, अगर हमारा जो मशीन लर्निंग का मॉडल है अगर वो KNN एल्गोरिदम के ऊपर ट्रेंड है, तो अगर हम इसको ट्रेनिंग डेटा सेट सप्लाई करेंगे ना, ट्रेनिंग डेटा सेट अगर हम सप्लाई करेंगे तो वो इसको सीधा सीधा मेमोराइज कर लेगा, वो इसको सीधा सीधा याद रख लेगा, इसमें से कोई पैटर्न नहीं समझेगा, कोई किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करेगा। ये ट्रेनिंग डेटा सेट को प्लेन एंड सिंपली मेमोराइज कर लेगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब हम लोग इसी मशीन लर्निंग मॉडल को एक टेस्ट डेटा सेट के ऊपर डालेंगे, तब ये अगर इसको जो मेमोराइज जो पैटर्न है या मेमोराइज जो डेटा सेट है उसके अंदर अगर इसको मिला तो ये एकदम सही देगा। लेकिन अगर ये जो मेमोराइज़ किया हुआ है उसके अंतर्गत अगर टेस्टिंग डेटा सेट में डेटा नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा एरर दे सकता है। इसका मतलब टेस्टिंग का एरर बढ़ सकता है। कब, अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, मतलब एक मशीन लर्निंग मॉडल को मैं ये सिखा रहा हूँ कि कौन सा ब्लू कलर का बॉल है ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, कौन सा रेड कलर का बॉल है ये आइडेंटिफाई करना है, कौन सा ग्रीन कलर का बॉल है, ऐसा है। अब मान लो मेरे पास, मैंने क्या किया, टेस्टिंग डेटा सेट में सिर्फ ग्रीन बॉल्स को रख लिया और ट्रेनिंग डेटा सेट में मैंने ब्लू और रेड बॉल्स को रख लिया। तो ये ट्रेनिंग डेटा सेट मैंने इस ML मॉडल को फीड करा दिया, तो उसको पता है अगर ब्लू और रेड बॉल में से कुछ आया तो मैं पहचान लूँगा, उसको मैं क्लासीफाई कर लूँगा। लेकिन मेरे तो टेस्ट डेटा सेट में सिर्फ ग्रीन बॉल भरे हुए हैं, तो जैसे मैं टेस्ट डेटा सेट इस मॉडल के अंदर गिर दूंगा तो फिर क्या होगा, ये तो एरर पे एरर देगा, क्योंकि इसको पता है कि मुझे सिर्फ ब्लू और रेड बॉल पहचानना आता है, लेकिन यहाँ पे जो भी दिया हुआ सारे ग्रीन बॉल्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेस्टिंग एरर काफ़ी हो जाएगा। ट्रेनिंग एरर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ट्रेनिंग एरर तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो ट्रेनिंग डेटा सेट को याद कर लेगा, ठीक है। तो ये क्योंकि ये लेजी लर्निंग एल्गोरिदम है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं इंस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम, क्योंकि ये इंस्टेंसेस को मेमोराइज कर लेता है, ठीक है, इंस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम, ठीक है, समझ में आया। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूँगा, ये याद रख लेना, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारा के का वैल्यू हमेशा हमें ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है, के का वैल्यू हमेशा ज़्यादा लेना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जो बायस होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, जो है पैटर्न को वो समझने की कोशिश करेगा। हालांकि लेजी लर्निंग एल्गोरिदम झाट कुछ समझेगा, लेकिन फिर भी हम उसको और ज़्यादा डाइवर्स वे में उसको ट्रेन करा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वेरिएंस हमारा जो है कम हो जाएगा, वेरिएंस जो है हमारा कम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं तुम्हें एकदम बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं तुम्हें लीनियर अलजेब्रा का टेस्ट लूँ, लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट टेस्ट लूँ, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट टेस्ट लूँ,
ठीक है। मान लो टेस्ट में हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस है और तुम्हें लीनियर अलजेब्रा का कोई कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि मेरा जो टेस्ट होगा उसमें 10 ही क्वेश्चंस है और मैं तुम्हें टेस्ट का जो पेपर है वो मैं एक दिन पहले तुम्हें दे देता हूँ। तुम्हें लीनियर अलजेब्रा का कुछ भी नहीं आता है और तुम्हें क्या है, लीनियर अलजेब्रा के टेस्ट में बहुत बढ़िया मार्क्स लाना है, तो तुम क्या करोगे, ये 10 के 10 क्वेश्चन क्या कर लोगे, मेमोराइज़ कर लोगे, मेमोराइज़ कर लोगे। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो है ओवर फिटिंग हो जाएगा, वेरिएंस बढ़ जाएगा। तो अगर ये 10 क्वेश्चंस, अब देखो, अगर मैं तुम्हें यही 10 क्वेश्चंस में ट्रेन किया तो अगर इसी 10 क्वेश्चंस का टेस्ट किया तो कोई एरर ही नहीं आएगा, तुम सारे क्वेश्चन सही सही कर दोगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें मान लो 10 क्वेश्चंस तुम्हें खिला तो दिया, लेकिन अगर जो टेस्ट हुआ उसमें 100 क्वेश्चंस दिए और 100 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए तो तुम्हारा टेस्टिंग एरर काफ़ी बढ़ जाएगा। सो वैसा ही होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसे तुम्हें डाइवर्स पैटर्न पे ट्रेन कराना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें सिर्फ लीनियर इक्वेशंस पे ट्रेन कराता हूँ, लीनियर इक्वेशंस के 5 क्वेश्चंस पे ट्रेन कराता हूँ तो तुम इसको सीधा सीधा मेमोराइज कर लोगे। लेकिन अगर मान लो मैं लीनियर इक्वेशंस का एक क्लस्टर बनाया, फिर मान लो मैट्रिक्स में जो तुम्हारा वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस, इसका एक क्लस्टर बनाया, इसके ऊपर ट्रेनिंग किया, उसके बाद मान लो तुम्हें क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के ऊपर अगर मैंने एक क्लस्टर बनाया उसके ऊपर ट्रेन किया, इस तरह से अगर मैंने अलग अलग चीज़ों के ऊपर अगर मैंने ट्रेन किया, फिर रैंक का एक ये बनाया उसके ऊपर ट्रेन कराया, तो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नॉलेज होगा। तो ये देखो कि जितना बढ़ेगा क्लस्टर भी उतना बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा बायस बढ़ेगा क्योंकि तुम्हें सीखने को मिल रहा है। वेरिएंस कम होगा क्योंकि तुम डेटा को याद नहीं कर रहे हो, तुम सीखने की कोशिश कर रहे हो। एकदम सिंपल सी चीज़ है भाई। अब देखो, अब कोई भी बंदा KNN को कब यूज़ करता है, KNN को कब यूज़ करता है, व्हेन टू यूज़, ये भी एक सवाल आ सकता है। सो KNN को ज़्यादातर लोग तभी यूज़ करते हैं जब अमाउंट ऑफ डेटा इज़ लार्ज, अमाउंट ऑफ डेटा इज़ लार्ज, जब डेटा का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है तब हम लोग KNN एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या कि अगर अमाउंट ऑफ डेटा स्मॉल है, अगर हमारे पास बहुत ही कम अमाउंट ऑफ डेटा है, तो क्या हम KNN एल्गोरिदम को यूज़ नहीं करेंगे, तब भी किया जा सकता है। अगर अमाउंट ऑफ डेटा स्मॉल है तो भी हम KNN को यूज़ कर सकते हैं, KNN कैन स्टिल बी यूज्ड। ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग प्रेफर करते हैं कि जब अमाउंट ऑफ डेटा लार्ज है तभी KNN को यूज़ करना चाहिए। इसमें भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, समझ में आया। अभी देखो, अगर अमाउंट ऑफ डेटा छोटा है तब भी यूज़ कर सकते हो, बड़ा है तब भी यूज़ कर सकते हो, बट रिकमेंडेड है कि जब बड़ा है तभी यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या हम जनरलाइजेशन देखेंगे, वो है कि जब नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री हो तभी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। यूज़ KNN व्हेन देयर आर नॉन लीनियर, ध्यान से देखना, नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री बिटवीन क्लासेस। अगर दो क्लासेस के बीच में नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री है, ठीक है, दो क्लासेस के बीच में तो हम वैसे लीनियर खींच सकते हैं, लेकिन अगर दो से अधिक हो गया तो हम लोग लीनियर डिसीजन बाउंड्री नहीं खींच सकते, या खींच भी सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। सो अगर मान लो ऐसा टाइप का है, अगर मान लो एक क्लास ऐसा है, मान लो ऐसा है, यहाँ पे गोल गोल वाले हैं, एक क्लास ऐसा है, यहाँ पे स्क्वायर वाले हैं, एक क्लास ऐसा है, यहाँ पे रेक्टेंगल वाले हैं, ये और एक क्लस्टर हो गया। तो यहाँ पे क्या हम एक लीनियर लाइन खींच सकते हैं सबको अलग करने के लिए? नहीं भैया, लीनियर लाइन कैसे खींचेंगे? यहाँ पे अगर मुझे अलग करना है तो मुझे नॉन लीनियर लाइन ऐसे खींचना पड़ेगा। तो अगर ऐसा है तब हम लोग, तब कह रहा है कि KNN यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, तब कह रहा है कि KNN यूज़ किया जा सकता है। तो अगर लीनियर डिसीजन है तो क्या हम नहीं यूज़ कर सकते? जैसे कि अगर हमारा दो क्लास ऐसा है, अगर हमारा क्लास कुछ ऐसा है, मान लो यहाँ पे एक क्लस्टर है और यहाँ पे एक क्लस्टर है, ऐसा, इसमें मान लो सिर्फ स्क्वायर्स वाले हैं और यहाँ पे सारे सर्कल्स वाले हैं, ऐसा, और ये हमारा लाइन है, लीनियर डिसीजन बाउंड्री। आपको दिख ही रहा है ये लीनियर है, लीनियर डिसीजन बाउंड्री। तो अगर ऐसा है तो क्या हम इसमें KNN नहीं यूज़ कर सकते? कौन बोला बे? KNN तुम इसमें भी यूज़ कर सकते हो
और KNN तुम इसमें भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में यूज़ कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि नॉन लीनियर में ही सिर्फ यूज़ किया जा सकता है, लीनियर में भी यूज़ किया जा सकता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का भी ऐसा ही सीन है, ठीक है। बस इसमें हाइपर प्लेन एक से ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब डिसीजन बाउंड्री एक से ज़्यादा हो जाएंगे अगर तुम लीनियर रिग्रेशन का यूज़ करते हो। जैसे कि अगर इसी पॉइंट में अगर इसी में मैं अगर लीनियर रिग्रेशन यूज़ करता हूँ तो मैं कैसे इनको क्लासीफाई करूँगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले एक लाइन, अरे भाई भाई भाई, ये देखो, पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक लाइन से तो तुम इनको सेपरेट नहीं कर सकते, दो लाइंस लगेंगी। मान लो एक ये वाला लाइन है, अच्छा ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, ऐसे कर लेते हैं। ये एक लाइन से तुम इनको सेपरेट किए, फिर ये दूसरा लाइन हुआ, ये तीसरा लाइन हुआ, देखो सारे सेपरेटेड हो गए। तो इसमें 3 लाइन लगी, ठीक है। तो इसको हम रिग्रेशन से भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन रिग्रेशन इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें 3 लाइन लग गए, इसको क्या हम और छोटा कर सकते हैं? हाँ भैया कर सकते हैं, ऐसे लो भाई, सारे क्लासेस सेपरेट हो गए। इससे भी हो सकता है। तो एक से ज़्यादा तुम्हें हाइपर प्लेन या डिसीजन बाउंड्रीज का रिक्वायरमेंट हो सकता है, लेकिन KNN दोनों में यूजेबल है, इसमें भी है इसमें भी है। समझ में आया? चलो भैया, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया शायद मैंने KNN के ऊपर। अच्छा, अब देखो K नियरेस्ट नेबर्स का जो एल्गोरिदम है, इसमें हमारा जो इनपुट फीचर होगा वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। मतलब क्या है सर? बताता हूँ भाई। इनपुट फीचर जो है ये दोनों हो सकते हैं। क्या इनपुट फीचर क्वालिटेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या इनपुट फीचर क्वांटिटेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या? देखो, क्वालिटेटिव इनपुट फीचर मतलब जो नॉन न्यूमेरिकल डेटा सेट हो सकते हैं उन्हें हम कहते हैं क्वालिटेटिव, और क्वांटिटेटिव मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, न्यूमेरिकल डेटा सेट्स, उन्हें क्वालिटेटिव कहते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव कहते हैं। जैसे अगर मैं क्वालिटेटिव का एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो क्वालिटेटिव डेटा सेट कैसा हो सकता है, मान लो कलर का कोई डेटा सेट है। जैसे कलर में क्या हो सकता है, ब्लू एक डेटा सेट हो सकता है, रेड एक डेटा सेट हो सकता है, ग्रीन का एक क्लस्टर हो सकता है। ये सारे होते हैं हमारे क्वालिटेटिव डेटा। और अगर बात रही बात तुम्हारी क्वांटिटेटिव डेटा सेट की, सो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो न्यूमेरिक डेटा चाहिए। जैसे मान लो हमारा एज का एक डेटा सेट हो सकता है, ठीक है, एज का एक पूरा डेटा सेट हो सकता है ऐसा, ठीक है, एज का डेटा सेट। जैसे मान लो एज 25 से 30 के बीच में एक हो सकता है, 35 से 40 के बीच में एक हो सकता है, ऐसे करके हो सकता है। एज का हो गया। फिर तुम्हारा क्या बोल सकते हैं, ग्रेड का एक डेटा सेट बना सकते हैं। ये सारे आपके क्वालिटेटिव डेटास के अंदर पड़ जाएंगे, क्वांटिटेटिव के अंदर पड़ जाएंगे। जैसे मान लो 60 से 70 का ग्रेड एक हो सकता है, 70 से 80 का ग्रेड, 80 से 90 का ग्रेड, कुछ इस तरह से। सो ये बन जाएंगे हमारे क्वांटिटेटिव डेटास, ठीक है, जहाँ पे हमारा जो डेटा है वो न्यूमेरिकल डेटा है। ओके, सो ये बात है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का। चलो, अब इसका आउटपुट कैसा होगा? आउटपुट बेसिकली तुम्हारा कैटेगोरिकल वैल्यू होगा, ठीक है। आउटपुट क्या कैटेगोरिकल होगा? हाँ, इसका जो आउटपुट होगा, क्या ये कैसा होगा? ये हो जाएगा कैटेगोरिकल वैल्यू, मतलब जो वैल्यू आएगा वो किसी ना किसी कैटेगरी में बिलोंग होगा। सवाल आता है मुझे, तुम लोग ज़रा ये सोच के बताना क्या हो सकता है कि मान लो क्या हमारा जो KNN एल्गोरिथम है मल्टीपल फीचर्स को एक साथ क्लस्टर अप कर सकता है एक ही एल्गोरिथम में? जैसे मान लो एक बार ही एल्गोरिथम यूज़ करके, मान लो ये वाला जो क्लस्टर है इसमें सारे एजेस हैं, सारे जितने भी आदमी हैं उनके एजेस हैं हमारे ग्रुप में, वो फिर जो दूसरा क्लस्टर होगा, ये एक टाइप का फीचर हुआ, ये दूसरा क्लस्टर हुआ, इस क्लस्टर में सारे वो कलर्स हैं जो ये इन एजेस के लोग पसंद करते हैं, ठीक है, सारे कलर्स। फिर मान लो तीसरा जो क्लस्टर हुआ उसमें क्या बोल सकते हैं, सबका मार्क्स है, ठीक है, ये ग्रेड्स का क्लस्टर है। क्या हम ऐसे अलग अलग टाइप के फीचर्स को एक ही KNN एल्गोरिथम से कर सकते हैं? आंसर इज़ नहीं, ये नहीं हो सकता। वो सिमिलर टाइप के फीचर्स की क्लस्टरिंग कर सकता है, लेकिन अलग अलग टाइप के फीचर्स की क्लस्टरिंग एक साथ वो नहीं कर सकता, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और हमेशा ये याद रखना KNN में, ठीक है, KNN में कोई भी वैल्यू किस क्लस्टर के ऊपर जाएगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। द क्वेश्चन क्या है मैं बोल देता हूँ, टू विच क्लस्टर
टू विच क्लस्टर शुड ए पर्टिकुलर वैल्यू गो, शुड ए वैल्यू गो, कोई भी एक जो रैंडम वैल्यू है वो किस क्लस्टर में बिलोंग करेगा। मतलब ट्रेनिंग होने के बाद जब टेस्टिंग करा रहे हैं, टेस्टिंग फेज में कोई भी जो वैल्यू है वो किस क्लस्टर में जाएगा। जैसे मैं बता देता हूँ एग्जांपल देखिए, पिक्चर ये एक क्लस्टर है, ठीक है, ये एक क्लस्टर है और ये और एक क्लस्टर है। अब मान लो ये हो गया ट्रेनिंग में, ऐसा हमने बना दिया। अब टेस्टिंग में, टेस्टिंग फेज में आ जाओ। टेस्टिंग फेज में मान लो मैंने एक ऐसा क्लस्टर दे दिया, येलो वाला क्लस्टर मैंने यहाँ दे दिया। तो अब ये किसके कहाँ जाएगा, इस क्लस्टर में जाएगा या इसमें जाएगा या इसमें जाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेजॉरिटी वोटिंग के ऊपर। जो इसके जो नियरेस्ट नेबर्स हैं वो मेजॉरिटी किसको वोट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेजॉरिटी, अब मान लो नियरेस्ट नेबर्स, इसके जो नियरेस्ट नेबर्स हैं ये हैं और ये हैं, तो इनमें से मेजॉरिटी किसको वोट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये सारे इसको वोट किए, ठीक है, मेजॉरिटी जिसको वोट करेंगे, ठीक है, वो उसी पे जाएगा, ठीक है। मेजॉरिटी अगर जिसको वोट करेगा वो उसी पे जाएगा। अगर मेजॉरिटी इसने इसको वोट किया तो इसके पास जाएगा, ठीक है। और अगर मेजॉरिटी ने इसको वोट किया तो ये इसके पास जाएगा, अगर मेजॉरिटी ने इसको वोट किया तो ये इसके पास जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है यार, हमें भी पता है कि कभी ब्लू वाला येलो को वोट नहीं देगा। सो हमें भी पता है येलो वाला ही येलो को वोट देगा। लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि मेजॉरिटी वोटिंग जिसके ऊपर होगी वो उसी के पास जाएगा। सो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे बेस्ड ऑन, आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ड ऑन majority of the votes of members। समझ में आया कि नहीं आया बताना, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जिसको वोट करेंगे वो उसी के पास जाएगा। और ये जो इसके आउटपुट है ये बेसिकली कैटेगोरिकल वैल्यूज है जो किसी ना किसी क्लास को बिलोंग करते हैं। खैर कोई बात नहीं, इतना भी हमें ज्ञान समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो के नियरेस्ट नेबर्स हैं, यहाँ पे के का मतलब क्या है कि कितने नियरेस्ट नेबर्स को हम देखेंगे। अगर के की वैल्यू हम 5 रख दिए तो इस डेटा के जो 5 सबसे नियरेस्ट मेंबर्स हैं उनकी वोटिंग देखी जाएगी। अगर के की वैल्यू 3 है तो इसके जो इस डेटा पॉइंट के जो 3 सबसे नियरेस्ट नेबर्स हैं उनकी वोटिंग ली जाएगी। उसके बाद अगर के का वैल्यू 7 है तो इसके जो इस डेटा पॉइंट के जो 7 सबसे नियरेस्ट नेबर्स हैं उनकी वोटिंग ली जाएगी। अब हम मुझे पता कैसे चलेगा कि नियरेस्ट नेबर्स इनके कौन कौन है, उसके लिए हम यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे कि इसका सबसे कम आ रहा है तो वही उसके नियरेस्ट नेबर्स हैं, ठीक है। जैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस हो गया, ठीक है, उसका यूज़ करके हैमिंग डिस्टेंस हो गया। ये सब फार्मूलाज का यूज़ करके हम पता करते कि हमारे जो नियरेस्ट पड़ोसी हैं वो कौन कौन है भैया, ठीक है। अब हमेशा याद रखना कि KNN एक नॉन पैरामीट्रिक एल्गोरिथम होता है। ये डेटा के ऊपर कोई एजम्पशन नहीं लगाता। एजम्पशन तो तब लगाएगा ना जब ये सीख रहा है। ये तो सीखता नहीं है, तो बैठा रहता है, तो सिर्फ याद करता है, दिमाग में कुछ है नहीं इसका, ठीक है। सो ये बात है। सो इसके बाद हम देखेंगे तो ये कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं। वैसे ये तो आपको ही पता है, फिर भी मैं टाइम वेस्ट करने के लिए बता रहा हूँ। स्टेप 1 में क्या करेंगे, सबका नियरेस्ट डिस्टेंस, सारे पॉइंट्स का नियरेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करो। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ टारगेट पॉइंट, जो टारगेट पॉइंट था उसका सारे पॉइंट से हमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट पॉइंट फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स, हो गया। अब जैसे ही आएगा इसको अबे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ठीक है। सॉर्ट द डिस्टेंस इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो समझ में आएगा नियरेस्ट नेबर्स कौन है, ठीक है। सॉर्ट द डिस्टेंसेस इन असेंडिंग ऑर्डर। इसके लिए तुम कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगा लो जो तुम्हें अच्छा लगे और कम टाइम में हो, इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर क्या करेंगे, स्टेप 3 में क्या करेंंगे, इनमें से तुम्हें किसको चूज़ करना है, इनमें से भैया तुम्हें उसी वाले को चूज़ करना है जो सबसे नियरेस्ट नेबर्स है डिपेंडिंग ऑन द के वैल्यू। चूज द फर्स्ट के मिनिमम डिस्टेंसेस, एज पर द वैल्यू, सही बात है।
बस अब उसके हिसाब से तुम देखो। अब लास्ट स्टेप जो है, फाइंड द मेजॉरिटी वोट ऑफ दोज नेबर्स। ठीक है, फाइंड द मेजॉरिटी वोट ऑफ दोज नेबर्स। अब मैं लिख देता हूँ, फाइंड द मेजॉरिटी वोट ऑफ द नेबर्स। ऐसा है, समझ में आया? फाइंड द मेजॉरिटी वोट ऑफ द नेबर्स, और उसी हिसाब से तुम उसी क्लस्टर में भाग जाओगे। सिंपल सी चीज़ है। अब हमेशा कुछ चीज़ें होती है ना, क्या डेटा में नॉइज़ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है भैया, डेटा में नॉइज़ हो सकती है, और उस चीज़ को हमें कंसीडर भी करना है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको जब भी KNN एल्गोरिथम आप कंप्यूटर में करोगे तो आपको कौन कौन से चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, तभी तुम्हारा एल्गोरिथम जो है एकदम बढ़िया आउटपुट देगा। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपको पैरामीटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पैरामीटर सिलेक्शन, कौन सा पैरामीटर आप चूज़ कर रहे हो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंडली ये देखना पड़ेगा जो हमारा डेटा है उसमें कोई नॉइज़ प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नॉइज़। ठीक है, उसके बाद कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी, डायमेंशनलिटी को भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, डायमेंशनलिटी, अगर मेरा जो डेटा है 2D में है तो वो आपको क्लासीफाई करना आसान रहेगा, लेकिन अगर मेरा डेटा का डायमेंशन बढ़ा दिया, मान लो 4D 5D ND ऐसा कर दिया, तो फिर क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर ये बताऊँ, ये देखो यहाँ पे हमारा जो डेटा है ये 2D रिप्रेजेंटेशन में है। अगर मैं इसको 3D 4D 5D ND अगर मैं इसको बढ़ाता गया तो फिर इसको क्लासीफाई करना KNN के लिए मुश्किल होता जाएगा। इसीलिए हमेशा आपको डायमेंशन जो है इसको ठीक ठाक रखना पड़ेगा ताकि आसानी से क्लासीफाई कर दे। ज़्यादा बढ़ा दोगे डायमेंशन तो एल्गोरिदम के लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ होता है जो कि हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि फीचर सिलेक्शन और स्केलिंग। कभी कभार जो है हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं ना बहुत बड़े हो जाते हैं, तो अगर बहुत बड़ा वैल्यू हो गया तो वो छोटे वैल्यूज़ को डोमिनेट कर लेगा। ठीक है, इसीलिए अगर हमें सबको सेम लेवल पे लाना है तो हमें जो बड़े वैल्यूज़ हैं उनको क्या करना पड़ेगा, स्केलिंग करना पड़ेगा। स्केलिंग मतलब कोई एक फॉर्मूला या कुछ लगा के उसको छोटा करना पड़ेगा ताकि वो जो छोटा डेटा है या छोटा जो वैल्यू उसको डोमिनेट ना कर दे, उसको खा ना ले। इसीलिए हमेशा लार्जर वैल्यूज़ के लिए हम लोग स्केलिंग करते हैं ताकि वो छोटा हो जाए, फिर हम लोग इसको आसानी से कंपेयर कर सकें। समझ में आया? ठीक है, अब एक चीज़ आपको हमेशा देखना है कि अगर हमें नॉइज़ को रिड्यूस करना है तो हम क्या करें, ये भी समझना पड़ेगा। अभी जो पैरामीटर सिलेक्शन है, ठीक है, पैरामीटर सिलेक्शन का मतलब क्या है कि हम K की कौन सी वैल्यू लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। K की वैल्यू हम क्या लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 4 तो नहीं लेंगे, इक्वल हम नहीं लेते, इवन नहीं लेते, हमेशा ऑड लेते हैं। तो K की वैल्यू हम क्या लेंगे, ये डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर। सो ये पॉइंट में लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन योर डेटा। आपका डेटा कितना बड़ा है उसके ऊपर से डिपेंड करता है कि हम K का वैल्यू क्या लेंगे। अगर हम K का वैल्यू बहुत ज़्यादा ले लिए तो क्या नॉइज़ कम हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही बात है, K का वैल्यू बहुत ज़्यादा ले लिए तो नॉइज़ ऑब्वियस सी बात है बहुत कम हो जाएगा, डेटा एकदम परफेक्ट एक्यूरेट रहेगा, लेकिन जो डिसीजन बाउंड्री होगा वो उतना प्रॉपर नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, डिसीजन बाउंड्री विल बी लेस डिस्टिंक्ट। डिसीजन बाउंड्री जो है, डिसीजन बाउंड्री विल बी लेस डिस्टिंक्ट मतलब क्या, मैं बता देता हूँ, फोटो से समझेंगे, समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। तो अगर मैं K का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, K इक्वल टू अगर मैं 4 कर दिया, नहीं मान लो अगर K इक्वल टू 7 कर लिया तो हमारा जो, मान लो इसका मतलब क्या है, जो पहले 7 नियरेस्ट नेबर्स है उनको हम देखेंगे, पहले 7 नियरेस्ट नेबर्स के डेटा को हम कंसिडर करेंगे। तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो डिसीजन बाउंड्री हो जाएगा वो लेस डिस्टिंक्ट हो सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लो अगर हमारा ये क्लस्टर है, एक येलो कलर का क्लस्टर है, एक रेड कलर का क्लस्टर है और एक ब्लू कलर का भी क्लस्टर है, बॉल्स के ही मान लो। अब ये जो नया डेटा पॉइंट है, मान लो ये जो ब्लू वाला है, ये अब कहाँ जाएगा, ये डिपेंड करता है कि इसके जो 7 नियरेस्ट नेबर्स है वो मेजरली किसको वोट कर रहे हैं। K इक्वल टू 7 मान लिया तो इसके जो 7 नियरेस्ट नेबर्स हैं वो किसको वोट कर रहे हैं। अगर मान लो ये है 1 2 3,
ये 4 5 और ये 6 और ये 7, ठीक है, ये हो रहा है। अब इनमें से मेजर वोटिंग किसको किसको मिल रहा है, सबसे ज़्यादा वोटिंग किसको मिल रहा है? देखो ये 3 सबसे नियरेस्ट हैं, ये 3 सबसे नियरेस्ट है, इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें तो भैया 2 ही हैं। सो सबसे ज़्यादा तो इसको मिल रहा है। तो अगर इसको मिल रहा है तो ये डेटा कहाँ चला जाएगा भैया? यहाँ चला जाएगा। तो अगर ये यहाँ चला गया तो कैसा दिखेगा? तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अरे भैया एक सेकेंड, ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो ये तो गलत है ना, क्योंकि देखो ये सारी येलो है, येलो के अंदर तुम्हारा जो है एक ब्लू डेटा पॉइंट, येलो क्लस्टर के अंदर एक ब्लू बॉल भी चला गया। तो फिर क्या अब हमारा जो डिसीजन बाउंड्री होगा, क्या वो कुछ ऐसा हो सकता है? क्या जो हमारा डिसीजन बाउंड्री है, क्या हम उसको इतना एकदम डिस्टिंक्ट वे में ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा ही है? ठीक है, क्या हम डिस्टिंक्ट वे में कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि ऐसा है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये जो डेटा पॉइंट है ये तो किसी दूसरे क्लस्टर में, इसको ब्लू में जाना था लेकिन ये येलो में चला गया, तो हम इसको ठीक इस तरह से सेपरेट नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा जो डिसीजन बाउंड्री है वो क्या हो जाएगा? लेस डिस्टिंक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए अगर हम लोग के की वैल्यू को छोटा लेंगे तो हम प्रॉपरली क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉलर के और ग्रेटर के क्या होगा। अगर के की वैल्यू छोटी हुई तो नॉइज़ बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन क्लासिफिकेशन भी उतना ही अच्छा होगा। डिस्टिंक्ट क्लासिफिकेशन, डिस्टिंक्ट आया समझ में? और अगर ग्रेटर के है, के की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो नॉइज़ तो भाई बहुत कम होगा, नॉइज़ बहुत कम होगा। डेटा एकदम परफेक्ट है लेकिन क्लासिफिकेशन उतना अच्छा नहीं होगा, जैसा कि अभी मैंने तुम्हें दिखाया, क्लासिफिकेशन लेस डिस्टिंक्ट। समझ में आया? सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। इसीलिए हमें हमेशा सोच समझ के पैरामीटर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ा वैल्यू के का ले लोगे तो फिर उल्टा सीधा क्लासिफिकेशन हो जाएगा, जैसे कि दिखाया। ठीक है, सो ये बात है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि हमें जो है ना इररिलेवेंट फीचर्स जो है उनको भी रिमूव करने होंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि हमें किसी काम के नहीं होते, तो उन फीचर्स को भी हमें हटाना पड़ेगा ताकि हमारा क्लासिफिकेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। ठीक है, ये एक बात है। अगर अच्छा सवाल आता है कि अगर हमारा फीचर बहुत ज़्यादा हुआ तो क्या हो सकता है? ठीक है, क्लासिफिकेशन पुअर होगा। ठीक है, अगर बहुत सारे फीचर्स हो गए, ठीक है, सो प्रॉब्लम हो जाएगा क्लासिफाई करने में। ठीक है, सो इसीलिए हमें फीचर्स को केयरफुली चूज़ करना पड़ेगा ताकि हमारा क्लासिफिकेशन बढ़िया हो। ठीक है, सो इसीलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर दैट वी नीड टू चूज़ द फीचर्स प्रॉपरली फॉर बेस्ट क्लासिफिकेशन, ताकि हमारा जो क्लासिफिकेशन हो वो एकदम बेस्ट क्लासिफिकेशन हो। इसीलिए हमें एकदम प्रॉपरली फीचर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर इररिलेवेंट फीचर्स है उन्हें हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा इररिलेवेंट फीचर्स हो गए तो रिडंडेंसी होगी और क्लासिफिकेशन गंदा तरीके से होगा। ठीक है, सो इतना ही था। थैंक यू।